ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट, है ना। एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि अप्रोच कैसे करते हैं ऐसे को। मेनी मेनी पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, दे हैव आल्सो ज्वाइंड, so we will discuss little bit about the approach part also. Many of you are having doubt कि सर essay को start कैसे करना है, या जो हमारा approach होना चाहिए लास्ट के 15-20 दिन में, और जो हमारा approach है ना, एग्जाम हम गए देने के लिए, and then how do we approach the paper, that we are discussing right now. So सबसे पहला है planning for the essay. Once you get the paper in your hand, you understand कि हमारे को 3 essay लिखना है. You have 60 मिनट्स, है ना, 60 मिनट्स फॉर ईच एसे. 700 से 800 वर्ड आपको लिखने हैं एसे में, है ना। तो देर इज टाइम गिवन फॉर प्लानिंग द एसे. जैसे जीएस में अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है ना, 20 मिनट में आपको लिखना होता है अप्रोक्सीमेटली. 350 से 400 वर्ड लिखना होता है, 7 पेज रहता है, 6.5-7 पेज जितना भी आप लिखो. तो इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर प्लानिंग द एसे, है ना. बहुत लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर लिखना शुरू कर देते हैं, फिर आइडियाज की कमी हो जाती है. दैट इज बिकॉज यू डोंट प्लान फॉर द एसे ना. प्लान करना होता है हर एसे को स्टार्ट करने से पहले. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन क्राइटेरिया. सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब कि 4 एसे के टॉपिक्स हैं, तो यू हैव टू सिलेक्ट वन, ऑफ कोर्स, है ना. अब उसमें से आपको कई बार लगेगा कि 2 मेरे को अच्छे से आते हैं, है ना, या मेरे को 3 अच्छे से आ रहा है, या मेरे को सारा ही अच्छे से आ रहा है ना. सो इन दैट केस सिलेक्शन क्राइटेरिया बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2 चीजें होती हैं, है ना, कि कोई भी एसे का अगर टॉपिक दिया हुआ है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका बेस क्या है और उसका पेरीफेरी क्या है. जैसे लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बेस अगर हम मानते हैं वुमेन, तो जो क्वेश्चन था ना, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपका बेस क्या हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट. बट पेरीफेरी क्या चीज है ना, उसके इर्द गिर्द जो उसको बुना गया है उस एसे के टॉपिक को, तो लैक्स लॉ एंड ऑर्डर वाज द पेरीफेरी. सिमिलरली अगर आप दूसरा पीवाईक्यू उठा के देखेंगे कोई भी एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर इज द बेस एंड इंप्रूविंग एग्रीकल्चर सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर, है ना. तो दिस इज अबाउट द एग्रीकल्चरल सिस्टम्स. एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है. देन यू हैव टेक्नोलॉजी, है ना, कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज योर बेस. तो अभी हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, वी आर आइडेंटिफाइंग दैट एज द बेस, है ना. अगर मैंने बोला कि इनोवेशन इज देयर, तो इनोवेशन इज द बेस. वॉर एंड टेररिज्म इज व्हाट, योर बेस. अब उससे रिलेटेड वो क्या कोड पूछे या क्या स्टेटमेंट बना के पूछे, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन बीपीएससी. सो आइडेंटिफाई द बेस फर्स्ट, कि बेस क्या है, क्या आपने वो बेस प्रिपेयर किया है ना. नाउ इफ यू आर कंफर्टेबल विद द बेस, है ना, कंफर्टेबल विद द बेस मतलब आपके पास इनफ कंटेंट है, आप ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर रहे हो, आप सोचना शुरू कर रहे हो, तो आपके पास खट 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 10 चीजें आ गई दिमाग में, तो यू सीम टू बी मोर कंफर्टेबल इन दैट, है ना. कंटेंट ज्यादा है तो आप कंफर्टेबल हो गए. क्वालिटी के अब दिमाग में आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कोट्स आ रहे हैं, कुछ एनेक्डोट्स आ रहे हैं, देन यू अंडरस्टैंड दैट कि वो आपका कंफर्टेबल टॉपिक है. आपको दिमाग में लग रहा है कि ये मैं लिखूंगा तो कम टाइम लगेगा, सो अगेन दीज आर व्हाट डिसाइड्स दैट इट इज योर कंफर्टेबल टॉपिक, है ना. बेस जो है आपका ये सारा है. अब बेस में भी आपको देखना है कि किस में आपके पास कंटेंट उस समय ज्यादा रिकॉल हो रहा है, या जो भी टॉपिक पूछा गया है, क्या आपके पास एनेक्डोट है, क्या आपके पास कोट्स दिमाग में रिकॉल हो रहा है, क्या आपके पास डायमेंशंस तुरंत आ रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड. अगेन क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग. क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग में क्या, कि स्ट्रेंथ क्या है मेरा, नॉलेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है. जैसे मैंने अभी बोला कि वॉर एंड टेररिज्म, वॉर एंड टेररिज्म अगर किसी का पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, लेट्स से ही इज फ्रॉम पीएसआई और ऑप्शनल, तो ऑब्वियसली इट विल बी स्ट्रेंथ, है ना. अगर कोई नॉर्मल बच्चा है ना, कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल इन एग्रीकल्चर वाला टॉपिक. सो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ ऑल्सो यू डिसाइड कि कौन सा टॉपिक मुझे लेना है ना. टॉपिक, नॉलेज, इंटरेस्ट, तीनों चीज मैटर करता है. हर चीज सबके लिए नहीं है, इसीलिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वहां पर आपको चूज करने के. करंट अफेयर्स थीम, है ना, इसमें भी गुड अंडरस्टैंडिंग है, कंटेंट नॉलेज है. जैसे अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, यू आर जस्ट स्टडीइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स, you will not know many things, you will not know many quotes, you will not know many quotes given by political scientists क्या चल रहा है ना. so again you can leave that topic. आप अपने पसंद का टॉपिक चूज कर सकते हो जिसमें आपका स्ट्रेंथ हो. so based on these you decide which essay you are taking. then जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया, यू हैव टू आइडिएट, ब्रेनस्टॉर्म, रिकलेक्ट, है ना. नो रैंडम और अनऑर्गेनाइज राइटिंग, है ना, कि बस टिक मारा कि ये लिखेंगे और लिखना शुरू कर दिया, है ना. वो इमरजेंसी में होता है कि जब एकदम समय की किल्लत हो या कुछ गड़बड़ हो गया हो, देन यू कैन डू दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको कौन से टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं. गिव सम टाइम, है ना, 10 मिनट देंगे, देन डिसाइड कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं, एंड देन गिव 15 मिनट्स टू ईच एंड एवरी एसे फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना. 15 मिनट कम से कम, 1 घंटे का टाइम है एक एसे लिखने का, 15 मिनट आप देंगे
आइडिएट करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए। आई विल शो यू द सैंपल ऑल्सो कि कैसे करना है। प्लान्ड इन स्ट्रक्चर है ना, दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड नरेशन ऑफ योर एसे। इन एसे नरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका फ्लो है एसे का वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ एसेज मैंने शेयर भी किए हैं, और जो आप अच्छे एसेज अभी यूपीएससी के टॉपर्स भी आए हैं बहुत सारे, उनके भी अगर आप एसेज पढ़ोगे तो यू विल सी एन ऑर्गेनाइज्ड नरेशन। तो इसको प्लान पहले से करना होगा। दैट मीन्स यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, आइडिएट, रिकलेक्ट इन अ रफ शीट। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इंट्रोडक्शन के लिए क्या है। इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिखना है, 2 से 3 पैराग्राफ, मतलब शुरुआत के 1.5 पेज, लगभग 20% ऑफ योर एसे। लेट्स से कि 10 पेज आप एसे लिख रहे हो, तो उसका 20% कितना हो गया, 2 पेज। तो 2 पेज 160 वर्ड लगभग यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये नहीं कि एक पैराग्राफ लिख के जीएस टाइप और स्टार्ट कर दिया, नहीं, यू हैव टू डेवलप दैट। क्या दिखाना होता है एग्जामिनर को, है ना, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक पूछा है आपको उस टॉपिक को डिकोड कर देना है पहले 2 से 3 पैराग्राफ में इन द इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप अंदर की बात कहेंगे, बट आपका पहला पेज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन जो होता है वो इंट्रोडक्शन के थ्रू आता है कि आपने टॉपिक को सही समझा कि नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो एग्जामिनर को ये दिखा देना है आपको कि आपने टॉपिक समझ लिया, आप रिलेट कर गए हो। गिव ब्रॉडर आउटलाइन ऑफ द एसे। उसके बाद आप ब्रॉडर आउटलाइन दे सकते हो कि ना इन दिस एसे, या वी विल डिस्कस दिस डायमेंशन, है ना, वो सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो। देन यू कैन डिकोड द कीवर्ड फ्रेजेस। अगर कॉम्प्लिकेटेड एसे है तो आप उसके कीवर्ड्स को डिकोड कर सकते हो। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो इन द इंट्रोडक्शन थिंग। तो 2 से 3 पैराग्राफ लेंगे, बिल्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द बॉडी, है ना। अब इंट्रोडक्शन लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, है ना। आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए पावरफुल होना चाहिए, स्टार्ट विद अ बैंग। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो सकता है ना, कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दे दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद अ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ एसे। कोट स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टोरी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोरी एनेक्डोट में भी फिक्शन ले आ सकते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल दे सकते हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी बता सकते हैं, कोई माइथोलॉजी की बात कर सकते हैं, रामायण महाभारत इनकी बात कर सकते हैं। तो स्टोरी एनेक्डोट, कोट स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन या किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देके स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोएम या एक्सर्प्ट किसी भी किताब का हो आपके पास, उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का कोई इंसिडेंट हो उसको डिस्क्राइब करके उससे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ पैराडॉक्स हैं, है ना, तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना, तो इसमें 2 पैराडॉक्स दिख रहा है कि अच्छा भी है बुरा भी है। तो यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, सिनारियो 1, सिनारियो 2, केस 1, केस 2, है ना। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ड्रामेटिक और पैराडॉक्स को शो करके। आपको कुछ भी फोर्स फिट नहीं करना है ना, बिल्कुल सोच समझ के लिखना है कि वो क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे उसके ऊपर ही आप लिख रहे हैं, rather than कि जस्ट फोर्स फिटिंग कि आप ये रट के आ गए हैं तो आपको ये छापना ही छापना है, नहीं, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में, एंड देन यू राइट। तो क्लियर राइटिंग और थॉट आउट होगा तो वो अच्छा लगेगा, रेलेवेंट लगेगा। सो मेक इट मोर कन्विंसिंग, है ना, कन्विंसिंग रहना चाहिए, कोहेरेंट विद द डिमांड rather than जस्ट थ्रोइंग फैक्ट्स। इमरजेंसी में लोग करके आएंगे, है ना, अभी 5,000 लोग इंटरव्यू दिए हैं, 2,000 लोग सिलेक्ट होंगे, उनमें से 1,500 लोग वैसे ही होंगे जो रैंडमली भी लिख के आएंगे, बट डोंट मेक देम आइडियल, है ना। मेक द बेस्ट कॉपी या मेक द बेस्ट एसेज योर आइडियल, सो दैट यू कैन पुश योर सेल्फ अप, है ना, अपने आंसर राइटिंग को या अपने एसे राइटिंग को आप ऊपर लेके जा सके, rather than कि जस्ट अच्छा ऐसे लिख दिया तो हो जाएगा, है ना। वो तो इमरजेंसी केस में है ही है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सेलेंस राइट नाउ। तो मूव इन दिस डायरेक्शन फॉर योर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बॉडी में आते हैं बात, है ना। बॉडी में क्या डालना होता है आपको, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, फेसेट्स, कितने तरीके से आप उसको ब्रेक कर सकते हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो पिस्टल अप्रोच आप बोलते हो। आर्ग्यूमेंट्स में मैं बोलूँ कि कुछ आप क्वेश्चंस क्रिएट करते हो, है ना, कि ये पर्टिकुलर एसे का टॉपिक है तो मैं इसको इस सवाल के डायमेंशंस में तोड़ सकता हूं। देन यू हैव पर्सपेक्टिव्स, है ना, आप पर्सपेक्टिव्स बता सकते हो बॉडी पार्ट में। कन्विंस किसके थ्रू करना है आपको एग्जामिनर को, डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, केस स्टडीज, कोट, स्टेटमेंट, पंच लाइन्स एक्सेट्रा, है ना। तो आप अपना आर्ग्यूमेंट देते जाओगे, उसके बीच में केस स्टडीज, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट, कोट, स्टेटमेंट, है ना, ये सारी चीजें इंटीग्रेट भी करते जाओगे। देन व्हाट डू यू वांट टू से, है ना, अगेन इसमें भी जो आप कहना चाह रहे हो वो आपका फ्लो में आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं कुछ बात कर रहे हैं फिर सडनली अगले पैराग्राफ में कुछ बात करने लग गए, फिर उसके अगले पैराग्राफ, तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप लिखना क्या चाह रहे हो, आपका कोई डायरेक्शन ऑफ थॉट नहीं, थॉटलेस यू आर राइटिंग, यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट, यू आर जस्ट डंपिंग कंटेंट, बट ऑर्गेनाइज्ड नरेशन नहीं है। सो फोकस ऑन ऑर्गेनाइज्ड नरेशन, क्लियर राइटिंग। क्लियर राइटिंग मतलब लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए।
अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के कितने तरीके के अप्रोच हो सकते हैं, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कई लोग सिर्फ पिस्टल के अप्रोच में फंसे हुए हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर दैट दैट इज वन ऑफ द अप्रोच। अदर अप्रोचेज आर ऑल्सो देयर, जैसे कि फ्रेमिंग, रेजिंग क्वेश्चंस, है ना। इससे क्या होता है, पर्सपेक्टिव जनरेट करते हैं, है ना। पर्सपेक्टिव जनरेट करते हैं कैसे, जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में सोचेंगे, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। अब जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में ऐसे सोचने लग जाओगे तो आपके पास 10 सवाल बन जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये किसके कारण हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस तरीके से आप सवाल ब्रेक डाउन करोगे तो कोई भी ऐसे का टॉपिक हो, आप आराम से 4 से 5 सवाल ब्रेक डाउन कर सकते हो, जो आपके नॉलेज के दायरे में होगा, है ना। सबका नॉलेज सिस्टम अलग है, किसी भी टॉपिक के बारे में सबको अलग अलग बातें पता होंगी। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, है ना। जस्ट सर्च ऑन गूगल, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या होती है कि सवाल को ब्रेक डाउन करें, है ना। ब्रेक डाउन करने में हमको क्या चाहिए होता है, कौन, क्या, कब, कैसे, क्या, है ना। यही सारी चीजें बेसिक सवाल है। तो जस्ट ब्रेक डाउन द टॉपिक एंड देन यू विल बी एबल टू फ्रेम क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव्स आएंगे, रादर देन कि जस्ट कि कोई भी सवाल आया पॉलिटिकल ये रहा, इकोनॉमिक ये रहा, नहीं, वो बच्चे वाला अप्रोच है ना। वो बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। देन यू हैव थीसिस एंटीथीसिस अप्रोच और कॉज इफेक्ट चेन, है ना। तो जैसे एआई की बात की मैंने, जैसे अभी हमने वॉर और टेररिज्म की बात करी, तो यू कैन पुट अ थीसिस एंड एंटीथीसिस, थीसिस एंड एंटीथीसिस यू कैन पुट इन दिस सेंस आल्सो। तो एक बार आप अपना स्टेटमेंट दोगे एंड देन उसके बाद काउंटर स्टेटमेंट भी दोगे, सो विद एग्जांपल। सो दिस इज अगेन कॉल्ड एज कॉज इफेक्ट चेन। दिस इज द सेकंड वे ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। डायमेंशनल फ्रेमवर्क, डायमेंशंस क्रिएट करने, अगेन पेस्टल वाला अप्रोच यहां पर आ जाएगा, है ना। जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ना, इसमें से जो भी आपके टॉपिक से रिलेट करता हो उसको ही यूज करना है। ये नहीं कि सबको एक साथ यूज कर लेना है, जो भी आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो उनको यूज करना है, ठीक है। जैसे एस से टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, तो इसमें हिस्टोरिकल बता सकते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू एआई रेवोल्यूशन। सोशल में कैसे इंपैक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप पे, प्राइवेसी पे, सोशल मीडिया के एडिक्शन पे। इकोनॉमी में कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ऑटोमेशन, जॉब क्रिएशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। पॉलिटिकल में सर्विलांस स्टेट बन रहा है, डेटा प्रोटेक्शन के कानून आ रहे हैं, साइबर वॉरफेयर हो रहा है। एथिकल में एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन कंट्रोल ओवर मशीन्स, इनकी बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है। इन्वायरमेंटल में ई वेस्ट, एनर्जी कंजप्शन, है ना, जो हमने देखा भी है, जो डेटा 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 सेंटर्स बन रहे हैं उनके कारण एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहा है। फ्यूचरिस्टिक, है ना, पोटेंशियल एआई सिंगुलैरिटी, है ना, गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन पे सवाल है। तो इस तरीके से डायमेंशन तोड़े जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक अगेन। फिर आती है बात टेम्पोरल इवोल्यूशनल क्रोनोलॉजी, है ना। सो टाइम के फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज को। अगर आपका टॉपिक है कोई ऐसा जिसको आप टाइम के फ्रेमवर्क में डिवाइड कर सकते हो, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, टाइमलाइन अप्रोच फॉलो कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच। एग्जांपल, है ना, यहां पर आप देखो एंशिएंट, अगर यहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम एंशिएंट, है ना, देन यू हैव 1947 से 1991 का पीरियड है, 1991 से 2001, सो दिस इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो यू कैन ब्रेनस्टॉर्म इन दिस फैशन ऑल्सो। देन अनदर अप्रोच इज कि स्टेक होल्डर की मैपिंग कर सके, है ना। जैसे वॉर की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो यू कैन मैप इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में सबसे बड़ा कौन है भाई, यूएन है। यूएन के बाद कौन है, जो मेजर पावर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, रीजनल पावर्स हैं। उसके बाद कौन है, इंडिया है ना, एज अ गवर्नमेंट। तो यू कैन टॉक इन दैट सेंस ऑल्सो, स्टेक होल्डर मैपिंग। इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, है ना, कंट्री, सोसाइटी, विलेज, ग्रुप, फैमिली, इंडिविजुअल, कोई सा भी केस फिट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टॉपिक। देन थीमेटिक पिलर बेस्ड क्लस्टरिंग होती है कि 3-4 जो कोर पिलर्स हैं उसके आप कलेक्शन कर लो, है ना। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में कोई सा भी, चाहे हायर एजुकेशन आ जाए, चाहे प्राइमरी एजुकेशन आ जाए, बात किसकी होगी, एक्सेस की होगी। क्या वो एक्सेसिबल है कि नहीं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो प्राइमरी है। प्राइमरी में आप ड्रॉप आउट पढ़ते हो, हायर एजुकेशन में भी आप ड्रॉप आउट पढ़ते हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दोनों चीज में हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन में भी क्वालिटी की बात करते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में भी क्वालिटी की बात करते हैं। वैल्यूज, है ना, एजुकेशन से जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसकी बात सब में की जाएगी, है ना, चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन प्राइमरी में भी करना है और हायर में भी करना है। तो ये जो कोर पिलर्स हैं, जैसे अभी हमने ऊपर टॉपिक लिस्ट भी कराया हायर एजुकेशन, तो मेक सम पिलर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, है ना। तो उसमें हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं कि एजुकेशन भी लिखना है तो वी कैन एड्रेस दीज 4-5 डायमेंशंस। देन वी मूव टू द कंक्लूजन थिंग, है ना, ये हो गया बॉडी का डायमेंशन। एंड देन यू कैन मूव टू द प्री कंक्लूजन। कंक्लूजन, अगेन प्री कंक्लूजन का मतलब क्या है कि
कंक्लूजन से पहले आप टोन सेट कर रहे हो कि अब ऐसे एंड होने वाला है सर, सेट्स द टोन फॉर कंक्लूजन। ये खुद में भी एक डायमेंशन हो सकता है, इसमें आप एक एंटीथीसिस भी लिख सकते हो। सो यू कैन लिंक दिस आफ्टर द बॉडी पार्ट, है ना, ऑर्गेनिक लिंकेज होना चाहिए विद द कंक्लूजन नीचे और ऊपर बॉडी में जब आप स्विच कर रहे हो। सो दिस इज द प्री कंक्लूजन। इसको आप 1 से 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो। एंड देन लास्ट पैरा या ना लास्ट पार्ट आपका ऐसे जो होना चाहिए वो होना चाहिए कंक्लूजन का, जिसमें आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो, फ्यूचरिस्टिक होते हो, और यू राइट अ समरी ऑफ द टॉपिक, है ना, जो भी आपने ऊपर बताया समरी है, या आपने अगर इंट्रोडक्शन में कोई एनेक्डोट लिखा है उससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वापस से नीचे आके, यू कैन डू दैट ऑल्सो। या आपको सॉल्यूशन बता सकते हो, या आप कोट के साथ एंड कर सकते हो। सो यू कैन एंड इन मल्टीपल वेज कंक्लूजन में, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। अगेन एंड ऑफ ऑन अ हाई पंच, है ना, अगेन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों एग्जामिनर अच्छे से पढ़ता है, तो ऐसा हमको इंट्रोडक्शन लिखना है कि वो अगेन एग्जामिनर को बता दे कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद बॉडी पार्ट में अगर आपका थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है तो चलेगा, बट इंट्रोडक्शन पार्ट शुड बी वेरी वेरी रॉक सॉलिड। एंड देन कंक्लूजन में यू विल हैव टू राइट हाई पंच, यू हैव टू एंड ऑन अ हाई पंची नोट, है ना, सो दैट आपको मैक्सिमम मार्क्स लास्ट में, वो जब देख रहा हो पढ़ रहा हो तो ही अवार्ड्स यू सम गुड मार्क्स बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ऑल्सो। तो आपको अप्रोच पूरा ऐसे इस तरीके से करना है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच इंट्रोडक्शन कैन बी फ्रेम्ड, है ना, योर बॉडी पार्ट कैन बी ब्रेनस्टॉर्म्ड, एंड कंक्लूजन में क्या चीजों का ध्यान रखना है, वी हैव डिस्कस्ड द प्लानिंग द एस्से वाला पार्ट। नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, प्लानिंग एस्से या वहां पर अप्रोच कैसे करना है, इस पार्ट में किसी को दिक्कत है तो प्लीज आस्क। सर क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला है सर, अंकित सर। यस अंकित। सर क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला जो है सर, कि एक ही जगह पे, मतलब जो इनिशियल हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जो देते हैं कि आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बॉडी की तरफ, क्या हम्म। उसी टाइम पे हम लोग को सारा क्वेश्चन दे देना है, या फिर क्वेश्चन छोड़ते जाना है आंसर देते जाना है, क्वेश्चन छोड़ते जाना है आंसर देते जाना दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर पहले दे रहे हो, जैसे इंट्रोडक्शन खत्म किया और फिर लिख रहे हो कि, है ना, इन द फॉलोइंग एसे वी विल बी एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस, वी विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू दिस, इस तरीके से बोल रहे हो ना, या तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सा मेच्योरिटी कम दिखाता है ना, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप इस डायमेंशंस को वहां ना लिखो कि ना इन दिस एसे वी विल डू दिस, बट आप लिखना वही शुरू करो। गेटिंग माई पॉइंट? आपके सवाल बने हुए, आप सवाल को एड्रेस करना शुरू करो विदाउट राइटिंग दैट कि इन दिस एसे। वो भी एक अप्रोच है, यू कैन राइट बोथ, है ना, दोनों तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस यस यस, वेरी वेरी यस अमंग, उमंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप ये भी सुने होगे ना, जो आयुष है उसने भी यही बोला था। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक लीनियर फैशन में आना है कि फलाना ऐसे है तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये वो इस तरीके से डायमेंशन नहीं। दैट इज अ वेरी 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 ओल्ड स्टाइल, है ना, 5 साल पहले बच्चे लिखते थे, अब तो वो जो शुरू कर रहा है वो वैसे लिखता है। इंटीग्रेट करो ना, सवाल बना दिया, है ना, सवाल के अंदर पिस्टल लग रहा है, सवाल के अंदर पिस्टल लगा दो, ठीक है। और कोई डायमेंशन स्टेक होल्डर लग रहा है, अगले पैराग्राफ में स्टेक होल्डर लगा दो, है ना। यू हैव टू आइडिएट, है ना, वो 5-6 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सवाल बना सकते हो, उसके अंदर पिस्टल लगा लो, कुछ भी लगा लो। गेटिंग उमंग? अच्छा, नेक्स्ट फ्यू डेज वी आई विल डिस्कस फ्यू गुड एसेज आल्सो। एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट? मेघा, समीक्षा, अमरजीत, वागीशा? हेलो सर, सलील दिस साइड। यस सलील प्लीज। सर मुझे एंटीथेसिस में पूछना था कि लाइक कोई टॉपिक पे क्या फिक्स 10% ही एंटीथेसिस लिखना है, या कोई कोई टॉपिक होता है सर जिसमें लाइक दोनों कमेंट ना लगता है कि बराबर है, तो उसमें एंटीथेसिस बढ़ाना चाहिए सर, या फिर 10% में हम निकल जाना चाहिए लिख के? नहीं, यू कैन राइट इन बोथ द वेज, है ना, किसी भी इसमें तुमको ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो जाना है, ठीक है। यू हैव टू जस्टिफाई बोथ द एंगल्स। जैसे कोई सा टॉपिक बोलो, एआई का, जैसे बोला कि पॉजिटिव ये इम्पैक्ट का भी, सर ले सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो अब उसमें निगेटिव ज्यादा बोल दोगे तो फिर टेक्नोलॉजी को तो तुम रोक रहे हो। मतलब आई कैन थिंक कि ये ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी रेदर देन नॉट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। गेटिंग सलील? सर ये सर मुझे परसेंटेज में बता सकते हैं क्या? ये बात मेरी क्लियर नहीं हो रही है। ओके, आई डू लाइक दैट। सोशल मीडिया वाला सर टॉपिक को उठा सकता है सर, जो हमने दिया था, लिखा था भी मैंने, तो सोशल मीडिया वाला लिख दे देख सकते हैं सर। ठीक है, ये मैं एक सैंपल से डिस्कस करा दूंगा, एक ओके सर। सैंपल के थ्रू दिखा दूंगा। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। ये कल करा दूंगा, कल या परसों में। हेलो। एनीवन? यस प्लीज। यस सर।
सर जैसे कुछ ऐसे, जैसे अभी लास्ट टेस्ट में भी था, जैसे कत, हम्म, क्या तो था, जो बिहारी प्रोवर वाला ऐसे था हम्म 17 बीपीएससी का, तो उसमें जैसे एंटीथेसिस नहीं समझ में आता है, जैसे लाइक जो करेगा वैसा भरेगा। तो हम्म। मतलब बहुत सारे ऐसे इसमें ऐसा लगता है कि एंटीथेसिस नहीं समझ में आ रहा, मतलब प्रॉपर पॉजिटिव साइड में ही है। तो वहां पे एंटीथेसिस नहीं भी देने से मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कि मतलब वैसा रहेगा, या एंटीथेसिस देना जरूरी है, मतलब उस तरह से हमेशा ही सोचे कि नहीं, एक एटलीस्ट वन पैराग्राफ कुछ भी बना के मतलब डालना है, ऐसा करके। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, वो डालना है, मतलब वो एक डायमेंशन ही बना दो ना। कोई एग्जांपल बोलो मुझे, एक लेट मी शेयर द स्क्रीन। लेट्स टेक वन एस्से, कौन सा है? टेक्नोलॉजी और ये सब वाले में तो मिलता है सर, क्योंकि हमेशा हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव हम्म। होता है। ठीक है, यही बट ले लेते हैं ना, ठीक है, जैसे यही ले लेते हैं। बनले हाँ, के जैसे साथी, बनले के साथ ही हाँ, सब और केहू भी। अब बिगड़ले के केहू नहीं। अब मुझे बताओ कि इसमें तीन चार सवाल क्या बनेंगे, नहीं जिसको, जैसे थीसिस वाला पार्ट क्या हो गया कि जो बन जाता है, दोज हु आर सक्सेसफुल, उसके साथ सब आ जाते हैं, है ना। जो सक्सेसफुल नहीं होता है उसके साथ कोई नहीं आता, यही मतलब है, मेन थीसिस यही है यस सर, इसका। यस अब सर। इसका एंटी थीसिस क्या होगा, सोचो। मतलब जो बिना बने वाले लोगों के साथ भी आता है, जैसे इंडिया हमेशा अनडेवलप्ड कंट्रीज का भी सपोर्ट बिल्कुल करती है, बिल्कुल उस बिल्कुल, तरीके से। है ना। In this essay we will understand few fundamental things like why people, yeah, है ना, why people go with the people who are successful, है ना। Why मतलब क्यों success is जाते हैं। important, यस। हाँ, why success is important in attracting people, है ना, या attracting anyone. Is it always necessary that successful people attract the support of all, है ना। इस तरीके से एंटीथेसिस डेवलप करो ना, कि जरूरी है क्या ये ऐसा, कि अगर बना हुआ इंसान है या बन गया है तभी उसके साथ लोग हैं। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। हाँ, मतलब बन भी गया लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि जिससे वजह से उसको फॉलो नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, है ना। तो सक्सेस सक्सेसफुल है के बट कैरेक्टर सही नहीं है तो। हाँ, तो बिल्कुल यहां से मतलब ये है कि सक्सेस भी क्या है, और समवन बिकमिंग अ माफिया गुंडा इज अ सक्सेस क्राइटेरिया, है ना। तो अगर उसके साथ सारी दुनिया है, जनता है, तो क्या वो सही है, ये सवाल भी उठा सकते हो। ग्लोबल केस देखो, है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स आज कर रहा है, क्या सबको सही लग रहा है? इज इट गुड फॉर ऑल, डिस्पाइट इट इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड? क्या उसके साथ रहना चाहिए, क्या उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए? गेटिंग माई पॉइंट। तो काउंटर अंडरस्टूड। थीसिस ऐसे इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करना है बस। मतलब मेरा मतलब वो आंसर मिल गया सर, कि मतलब एटलीस्ट ट्राई करना है कि होना ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे का मतलब क्या है कि तुम्हारी सोच क्या है, कितनी वाइड सोच जा रही है, डेप्थ में भी जाना है, डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाके विड्थ भी कवर करना है। सर विड्थ में जैसा जितने, थोड़ा हमेशा एक ये और एक डाउट रहता है कि मतलब नंबर ऑफ पेजेस मतलब का रहता है कि मतलब या तो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए अप्रॉक्स। नंबर ऑफ पैराग्राफ से मतलब नहीं है, हमको 10 पेज लिखना है ये मान के चलो। 10 पेज ना भैया, वही 10 पेज, नंबर ऑफ पेजेस और या पैराग्राफ 10 पेजेस एटलीस्ट। पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में याद रखना कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। 5-6 लाइन से ज्यादा लंबा पैराग्राफ लिखना ही मत, अनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाता है। यस। ठीक है, 10 पेज लिखो, है ना, 10 पेज खींच के ले जाओ। वही मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन अपना सॉलिड रखो, कंक्लूजन अपना सॉलिड रखो। ठीक है, और बॉडी पार्ट में तो क्या हुआ, एक दो पॉइंट, एक दो डायमेंशन अलग से कर लिया। जहां 4 सवाल बना है वहां 5वां सवाल बना लो। बात समझे? कंक्लूजन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है सर, जैसे कि जो ये प्री कंक्लूजन वाला पार्ट है ना, तो हम्म। मतलब वो थोड़ा जीएस ओरिएंटेड हो, मतलब मेरे को ऐसा, मतलब जब मैं लिखने जाता हूँ ना तो मुझे जीएस ओरिएंटेड हो जाता है कि मैं उसको कैसे कंक्लूड करूँ, मतलब वो मतलब क्योंकि थेसिस एंटीथेसिस बता चुका होता हूँ, दोनों प्रॉपर्टीज बता दिए देता हूँ। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, उसी में से जो ग्रेफ पॉइंट है, जैसे हर एक पैराग्राफ से एक एक लाइन मतलब मुझे मिला कि हाँ मेरा एक हिस्टोरिकल थीम है, पॉलिटिकल थीम है, तो उससे जो भी क्रिक्स मिले तो उसको मैं प्री कंक्लूजन में डाल देता हूँ। और और कंक्लूजन में थोड़ा बहुत जो फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा जस्ट लाइक, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक जब डालता हूँ ना तो मुझे थोड़ा वो जीएस ओरिएंटेड लग जाता है कि मतलब कोई स्कीम और ये सब से लिंक करके। बट मेरे पास क्या है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से है, तो मेरे पास उतना लिटरेचर का मतलब बेस नहीं है कि मैं पोयम लिख दूं या उस तरीके से मतलब लिंक कर दूं। तो हमेशा कंक्लूजन पार्ट में मुझे हमेशा ये ठीक रहता है है। ठीक है ठीक है निखिल, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने इतनी सारी थीम बता दी,
अब तुमको करना क्या है, जो भी मटेरियल तुम्हारे पास है, जो भी मार्केट में है ना, जो भी तुम पहले से पढ़े हो, उसमें से छांट के निकाल लेना है कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज पे आई नीड 10-15 इंपॉर्टेंट कोट्स, 10 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, है ना, 10 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, है ना, इस तरीके का कलेक्शन करके अभी से रखना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। पंच लाइन्स होते हैं ना, तो आखिरी में जब आने लगोगे तो पंच लाइन्स का यूज करो, एज पॉपुलरली सेड दिस, है ना। जैसे अभी मान लो कि ये वाला है ना, जो अपना एग्रीकल्चर ये वाला यूनाइटेड नेशंस वाला रिफॉर्म का बोला, तो इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन का दिखा रहा हूँ कैसे बिल्ड किया। जैसे ये अभी मैं अगला यही डिस्कस करता। जैसे था सवाल हमारे टेस्ट सीरीज का है, रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशंस फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, है ना, ये है एसए का टॉपिक। अब कोड बेस स्टार्ट किया, वी कैन नॉट फाइट टुडेज चैलेंजेस विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स विदाउट कंप्रेहेंसिव रिफॉर्म, द यूएन फेसेस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। सबको ये पता होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दिया है। अब यहां पर आए, दिस स्टेटमेंट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर रिवील्स द ग्रोइंग मिसमैच बिटवीन यूएन एंड प्रेसिडेंट, ने ये लिखा। फिर दिस कंसर्न हैज बीन इकोड बाय UN Secretary General Antonio Guterres, where he said the world has changed, our institutions have not. Together these observation, अब दो दो इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट यूज कर लिया, एंड सी हाउ इट इज कनेक्टेड। तो ये चीज यहां ना यूज करके इसको कंक्लूजन में भी यूज कर सकते थे ना। दस एज हाईलाइटेड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड इज चेंजिंग, हाउएवर द इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट चेंज्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस ऐसा करके डेवलप कर लो, प्री प्री कंक्लूजन वाला जो बोल रहे हो। गेटिंग की नहीं? यस सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। एक बार ट्राई करो, है ना। सर, यस समीक्षा। सर अगर एसे की विड्थ को बढ़ाने के लिए अगर हमें डायमेंशन ज्यादा ओपन करना चाहिए या फिर एक डायमेंशन को ज्यादा लिखना चाहिए, मतलब एक पेज तक लिख सकते हैं, या फिर सर वो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि मतलब मैं हिस्ट्री भी लिख रही हूँ, फिर पॉलिटिकल भी लिख रही हूँ, इंटरनेशनल भी लिख रही हूँ, सब कुछ लिख रही हूँ, समीक्षा वॉइस या ब्रेक हो फिर रही मैं है, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हो हम्म जाएगा। हम्म। सर मैं पूछ रही थी कि एक ऐसे को लिखने के लिए मैं डायमेंशन ज्यादा यूज करूँ या फिर मैं एक ही डायमेंशन को ज्यादा ओपन करूँ, वाइड 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 वाइड, हमको चाहिए मतलब वाइड। हाँ, डायमेंशन ज्यादा ओपन करो, डायमेंशन ज्यादा सर ओपन एक करो और हाँ, एक डायमेंशन को सर कितना प्यारा तक लिखो अप्रोक्सीमेट हाफ पेज। एक डायमेंशन को एक पेज ले सकती हो, है ना। देखो अपने पास 10 पेज है, सिंपल सोचो, मैंने बोला यस सर। 20% इंट्रोडक्शन, 20% कंक्लूजन, तो बचा हमारे पास कितना, 6 से 7 पेज। अगर 11 पूरा लिख रही हो तो 7 पेज बचा है, तो 6 डायमेंशन ले जाओ। ओके। 6 डायमेंशन में तुम और आराम से पेज कर दोगी। सर एक पेज में एक डायमेंशन कवर करते चले जाओ ऐसे। एक पेज में एक डायमेंशन, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, है ना, ये देखो, जैसे ये टेररिज्म वाला है ना। अब ये जो अपना उसका था असाइनमेंट था ना, इवोल्यूशन ऑफ जी टेररिज्म सर। मिरर्स द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द 21st सेंचुरी। इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, नाइदर कैन वाटर एंड ब्लड फ्लो टुगेदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है पहलगाम के बाद, ठीक है, सॉरी, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उसके पहले भी कई बार बोला गया है। स्टार्ट किया, बताया, इंट्रोडक्शन, है ना। यहाँ पर देखो कैसे कैसे कनेक्ट किया है ना। सबको ये बात पता होगी, है ना, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता, सबने सुना होगा, बट हाउ ही हैज यूज्ड, है ना। इवोल्यूशन ऑफ टेररिज्म मिरर्स द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द 21वीं सदी। कोड लिखा, aforementioned statement by PM of India came in aftermath of the vicious Pahalgam attack. It underscores the manner in which terror and conflict are getting interlinked in the 21st century. देखो कैसे लिंक कर दिया थीम से। ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया, ये अंडरस्कोर कर रहा है कि टेरर और कॉन्फ्लिक्ट कैसे लिंक किया हुआ है। आगे बता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में क्या बता रहा है, हाइड्रोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इमीडिएटली आफ्टर दिस, उसको सब्सटैंशिएट भी किया, ही नहीं कि बोल के निकल गया कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट और टेरर लिंक्ड है, नहीं, अब बता रहा है कि कैसे है। इमीडिएटली आफ्टर दिस एड्रेस, इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी, किया था, सबको पता है, सबने पढ़ा, विद इट्स नेबरिंग स्टेट पाकिस्तान आफ्टर 60 years लीडिंग टू दिस हाइड्रोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, वाटर वॉर्स। इजंट इट अ कॉन्फ्लिक्ट, इवॉल्विंग नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कारण क्या, टेरर के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लिंक कर दिया। अब जो सवाल बना रहे, देखो सबसे पहले कि सवाल क्या है, टेररिज्म या इवॉल्विंग नेचर ऑफ टेररिज्म, है ना। या टेररिज्म सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहते हो तो टेररिज्म का डेफिनेशन दे सकते हो,
देन कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द ईयर्स, है ना, जो नए तरीके के टेररिज्म है, ग्राउंड वर्कर, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल्स, व्हाइट कॉलर टेररिज्म रिसेंटली है ना। देन अगला सवाल क्या है, हाउ टेररिज्म लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर रहा है ना। इनविजिबल लिंक बिटवीन टेररिज्म कॉन्फ्लिक्ट 21st सेंचुरी में, साइबर साइबर हो गया, और भी तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, नार्को टेररिज्म, वेनेजुएला वाला केस पढ़ा सबने, उसके बारे में चर्चा कर सकते थे। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, उसकी बात कर सकते थे, ड्रग, ओपीएम। देन हाउ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग, ये जो ऊपर का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टेररिज्म 21st सेंचुरी, वर्ल्ड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस रिस्पॉन्स क्या होगा। ये आपके हो गए 6 डायमेंशन। अब ये सबके डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, सबकी समझ अलग है टेररिज्म कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो यू कैन फ्रेम 5 to 6 क्वेश्चंस, एक एक पेज में एक एक को एड्रेस कर देंगे, उसके अंदर एग्जाम्पल डाल दो, उसके अंदर केस स्टडी डाल दो, उसके अंदर कोट्स डाल दो। एक सवाल के बाद दूसरे सवाल में जा रहे हैं तो वहां पर कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पंच लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन मूव लाइक दिस। गेटिंग समीक्षा? यस सर। और सर एक और पूछना था कि जैसे मोदी, ये मोदी का एक स्टेटमेंट था ना कि मेरी नसों में खून नहीं गर्म से खून दौड़ रहा है कुछ करके, तो अरे सर क्या वो नहीं यूज इसको स्टेटमेंट? नहीं नहीं, वो सब नहीं यूज करना है। वो क्या, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो तो रैली में दिया था ना वहां पर। ओके सर। रैली वाले, वो हाँ, सर, रैली वाले स्टेटमेंट नहीं करने हैं यूज। ओके ओके ठीक है। जो हेलो सर। ऑफिशियल, हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है ना एमईए का और इन लोग का, तो वो स्टेटमेंट भले यूज कर यस सकती हो। सर, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग जीएस में भी नहीं लिख सकते हैं, जीएस नहीं के? नहीं नहीं नहीं, वो सिंदूर इंदूर वाला नहीं, वो सब बिल्कुल, वो तो पॉलिटिकल था। एक्चुअली मैं किसी किसी के आंसर में सब देखी थी, कोर्ट डाल के वो मतलब जीएस के आंसर में स्टार्टर से किया था उसने, तो मुझे अपने को लगा। अपने को देखो समीक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो आपका बायस दिखे, है ना, आपका यस आइडियोलॉजिकल बायस दिखे। अब वो तो सबको पता है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था इलेक्शन के समय में, यस है ना, वो नहीं। ओके खून और पानी साथ नहीं बहेगा, ये तो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं ना, कि वी आर यस कंप्लीटली अगेंस्ट टेरर, है ना, कि टेरर है तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे, पानी भी नहीं देंगे, है ना। वो तो क्लियर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा पोजिशनिंग क्या है ना, हमारा स्टैंड क्या है उस चीज पे। बट ये तो अलग था, मतलब वो तो दैट वाज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। कुछ लोग यूज करते हैं, बट अगेन रिस्क क्यों लेना ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजों को लिखकर। क्या पता जो पेपर चेक कर रहा है उसकी आइडियोलॉजी कुछ और हो, है ना। यस ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, और कहीं भी किसी का भी नाम ले, है ना, तो हमेशा ऑनरेबल, है ना, इस तरीके से लिखे। ऑनरेबल प्राइम यस मिनिस्टर, ऑनरेबल ये गवर्नर, है ना, गवर्नर लिखना, किसी का नाम जनरली अवॉइड करना अनटिल अनलेस कि वो एग्जाम्पल के लिए जरूरी है। ठीक है, एनी वन एल्स, कोई डाउट इस चीज में? अप्रोचिंग, ओके। So if no one is having any doubt, we will move to the third part. Third part में I will show you some of the ways in which you can prepare your content, है ना।